बच्चों लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड फाइंड डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी बात करते हैं डायरेक्शन का तो ध्यान देना, जैसे मान ले कि एक एग्जांपल आपको पहले भी सब समझा चुके हैं। इस तरह का एक मतलब एक शेप का एक वेसल आपके पास मौजूद है। इस वेसल में अगर बॉल हम यहाँ रखते हैं, किसी बॉल को हम यहाँ प्लेस करते हैं, तो बॉल अल्टीमेटली किधर मूव करेगा? आपको पता है बॉल किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, यानी इसका अगर हम बोलते हैं इसको जो इधर का पाथ है इसको बोलते हैं एफ। एफ मतलब फॉरवर्ड। और यहाँ और बॉल अगर यहाँ रखेंगे, मान लेते हैं बॉल यहाँ रखा हुआ है, तो बॉल यहाँ रखा हो तो कहाँ मूव करेगा? पीछे मूव करेगा। तो इस केस में इसका मूवमेंट कहाँ होगा? इसका मूवमेंट पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बॉल का लोकेशन देख के आप उसका डायरेक्शन बता पाओगे कहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, बॉल का डायरेक्शन देख के आप मूवमेंट बता सकते हो। क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि पता है कि अल्टीमेटली बॉल कहाँ रुकेगा। इसको बोल दे रहे हैं फॉरवर्ड प्रोसेस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक, पीछे की साइड। ठीक है, आपको ये बता इसलिए पा रहे क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली बॉल कहाँ रुकने वाला है। आपको पता है कि बॉल अल्टीमेटली रुकने वाला है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके बॉल, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है। ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है जिसको नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसको इसको बोल रहे हैं के मतलब मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो के पॉइंट है, के फिक्स पॉइंट है। के पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, के एक फिक्स पॉइंट है। बॉल का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, बॉल का पोजीशन को क्यों बोलते हैं? बॉल के पोजीशन को क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो बॉल के पोजीशन के लिए हम क्यू वर्ड यूज करेंगे। तो क्यू है वो टाइम डिपेंडेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे बॉल मूव करेगा आगे पीछे तो क्या होगा, ये बॉल अपना पोजीशन अपना क्यू को चेंज करेगा। क्यू मतलब उसका पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बॉल आगे पीछे हो तो क्या होगा, क्यू चेंज करेगा। और अल्टीमेटली जब बॉल रुकेगा तो क्या होगा, क्यू का जो वैल्यू है, क्यू का जब बॉल स्टैटिक होगा तो क्यू का वैल्यू जो है, तो एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो क्यू का वैल्यू है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो के के बराबर हो जाएगा। अल्टीमेटली के एक फिक्स पॉइंट है और बॉल का जो पोजीशन है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्यू का जो वैल्यू है वेरी करेगा, वो टाइम के साथ क्या होगा, वेरी करेगा। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लेगा उस टाइम पे क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, के बराबर होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे गौर से देखना आंसर कि बॉल को तुम कहीं भी रखो, बॉल को तुम कहीं भी रखो, बॉल को यहाँ रखो, बॉल को यहाँ रखो, इन बॉल का क्यू हम बॉल को अगर अलग पॉइंट में हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बॉल का क्यू चेंज हो रहा है, बॉल का क्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बॉल का पॉइंट हम अगर बॉल को अलग पोजीशन कर रहे हैं, मतलब बॉल का क्यू चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली बॉल का कोई क्यू को भी, बॉल का क्यू कहीं भी होगा, यानी बॉल का पोजीशन कहीं भी होगा, अल्टीमेटली क्या चाहेगा, जो क्यू है वो क्यू चाहता है के पास जाना, यानी क्यू के पास जाना चाहता है, यानी क्यू खुद को के बराबर करना चाहता है। ठीक है, तो हमेशा किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी सिस्टम में आपका जो क्यू होगा, वो क्यू खुद को कहाँ भेजना चाहता है, के पास भेजना चाहता है। यानी क्यू का हमेशा मोटिव होगा, यानी कि किस तरीके से हम के पास चले जाएं। तो क्यू हमेशा के पास रीच करना चाहता है, क्यू हमेशा के पास रीच करना चाहता है, यानी क्यू का वैल्यू, क्यू खुद के वैल्यू को के बराबर करना चाहता है। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम में क्यू खुद को चाहता है कि के बराबर कर ले। इस प्रोसेस में आपका क्यू और के को बराबर करने के लिए, ठीक, तो क्यू के पास जाना चाहता है, के पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, के पॉइंट वहीं का वहीं है, के एक फिक्स पॉइंट है, तो अल्टीमेटली इसमें वैरी क्या कर रहा था, वैरी कर रहा है क्यू। ठीक है,
आप देख रहे हो तो आपको आप यहाँ पे इस फिजिकल सिस्टम में आपको बॉल का हम लोकेशन दे देंगे तो बॉल का मूवमेंट का डायरेक्शन बता पाओगे, क्योंकि पता है कि क्यू ऊपर है के नीचे है, तो अल्टीमेटली क्यू के पास जाने के लिए आप डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में कहीं भी होगा बॉल, अब बताओ कि ये कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। और कहीं हम राइट में डाल दें, कहीं भी राइट में डाल दें, ठीक है, तो कहीं राइट में डाल दे बॉल को, तो राइट में बॉल क्या होगा, नीचे बैकवर्ड आएगा, पीछे साइड में आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है तो आपको चूंकि दिख रहा है तो इसको आप फील करके बता सकते हो। ठीक है, यही काम हमको बताना होता है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में, यही चीज हमको करना होता है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको अगर डायरेक्शन पता करना है केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक, तो बोला गया, तो यहाँ पे क्या क्या सीखें, ध्यान देना। तो बोला टॉपिक क्या अपना है, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ आर से पी, क्या दिया हुआ है, आर से पी, तो आर से पी में यानी रिएक्टेंट कन्वर्टर और प्रोडक्ट में, आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्यू हम डिफाइन करें, यहाँ पे हम क्यू एक डिफाइन करेंगे। तो क्यू डिफाइन करेंगे, क्यू बेसिकली होता क्या है, तो क्यू होता है आपका प्रेशर ऑफ, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट एंड एम टी बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एंड एम टी, यानी टाइम, किसी भी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो, पी बाई आर का रेशियो क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, तो क्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, तो क्यू हम किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्यू बेसिकली क्या होता है, पी बाई आर का रेशियो एट एनी टाइम टी। ठीक है, अब ध्यान देना, जो क्यू होता है, क्यू हमेशा ट्राई करता है, क्यू हमेशा क्या चाहता है, के बराबर होना चाहता है, क्यू हमेशा क्या चाहता है, के बराबर होना चाहता है, तो क्यू ऑलवेज ट्राई टू इक्वलाइज, ठीक है, टू के। तो यहाँ ध्यान देना, जो पॉइंट ऑफ, जो जब आप इक्विलिब्रियम अचीव करोगे उस टाइम का जो क्यू का वैल्यू होगा, उस टाइम पे जो क्यू का वैल्यू होगा उसको क्यू बोल रहे थे, क्यू बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होगा के, इक्वल टू क्या होगा, के। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्यू का वैल्यू है वही क्या होता है, के बराबर होता है, वही क्या होता है, के बराबर होता है। ठीक, यानी क्यू का वैल्यू के पास जाना चाहता है। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि क्यू का वैल्यू में तीन केस हो सकता है कि क्यू का वैल्यू, अगर मान लेते हैं के से, अगर मान लेते हैं कि क्यू का वैल्यू के का बराबर है, तो क्यू का वैल्यू के के बराबर मतलब आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हो, ऑलरेडी आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज, फर्दर चेंज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यू ऑलरेडी अगर के के बराबर है तो यानी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो चुका है, इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं क्यू का वैल्यू के से छोटा हो जाए, क्यू का वैल्यू के से छोटा हो जाए, ठीक है, क्यू का वैल्यू अगर के से छोटा हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान देना है, क्यू का वैल्यू कैसे छोटा है, मतलब क्यू क्यू को खुद कहाँ पहुंचाना चाहता है, क्यू खुद को पहुंचा चाहता है की के पास, तो क्यू चाहता है कि क्यू मेरा वैल्यू पहुंच जाए के पास, तो चूंकि क्यू के से छोटा है तो अल्टीमेटली के पास जाने के लिए क्या होगा, क्यू देखो के एक फिक्स पॉइंट है, के में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, के को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली कहाँ पे कुछ चेंज होगा क्यू के पास। तो चूंकि क्यू के से छोटा है तो उसमें क्या होगा, क्यू जो है, क्यू बढ़ेगा। ठीक है, यानी क्यू खुद को बढ़ाएगा। अब क्यू एक रेशियो है, क्यू एक रेशियो है, आप मैथमेटिक्स पढ़े हो यार, तो क्यू बेसिकली क्या है, क्यू में प्रोडक्ट ऊपर में है और रिएक्टेंट नीचे है, तो पी बाई आर का रेशियो है, यानी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का रेशियो होता है क्यू बेसिकली। आपको रेशियो बढ़ता कब है, बढ़ता तब है जब आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वैल्यू को बढ़ाओगे, यानी प्रोडक्ट को बढ़ाओगे। ठीक है, किसी भी रेशियो को बढ़ाने का दो तरीका होता है, आप न्यूमरेटर को बढ़ाओ या फिर डिनोमिनेटर को घटाओ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चूंकि आपका पी और आर दोनों लिंक है, पी और आर दोनों लिंक है, तो अगर मतलब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, रिएक्टेंट घटेगा मतलब प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा, और ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका रिएक्टेंट रिएक्टेंट कंज्यूम होगा प्रोसेस में और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी
आपका डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। आपका सिस्टम में अगर प्रोडक्ट को बढ़ाना है, प्रोडक्ट को बढ़ाना है मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना मतलब रिटर्न को घटाना। ये तब होता है जब रिटर्न कंज्यूम हो गया होगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यानी कहीं ना कहीं आपका जो इक्विलिब्रियम है उसमें रिटर्न कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, यानी डायरेक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड होगा। यानी आपका डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं कि क्यू का वैल्यू और के से छोटा होगा तो उस केस में क्यू खुद को बढ़ाना चाहेगा, बढ़ा के कहाँ पे लेके आ जाता है, के पास। इस बढ़ाने के प्रोसेस में आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका इंक्रीज करेगा, रेटिंग डिक्रीज करेगा, यानी सिस्टम क्या होगा, यानी सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा। यानी आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है रिएक्शन का, वो कहाँ होगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ। यानी आपका रिटर्न कंज्यूम करेगा, इनपुट फॉर्म करेगा। ठीक। अगर मान लेते हैं कि क्यू का वैल्यू के से कम है, क्यू का वैल्यू क्या है, के से कम है, सॉरी क्यू का वैल्यू के से बड़ा है, क्यू का वैल्यू क्या है, के से लार्ज है। तो अगर इस केस में हम बात कर रहे हैं तो फिर से क्या होगा, फिर से क्यू क्या चाहता है, क्यू के पास जाना चाहता है, क्यू के पास जाना चाहता है। ठीक है। इस केस में क्या होगा, चूंकि क्यू के से लार्ज था तो क्यू अपने वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा, क्यू अपने वैल्यू को घटाएगा। तो घटाएगा तो क्यू घटेगा कब, तो क्यू एक मैथमेटिकल रेशियो है, क्यू एक मैथमेटिकल रेशियो जिसको बोल सकते पी बाई आर। तो क्यू घटेगा कब, जब न्यूमरेटर घटेगा, यानी प्रोडक्ट घटेगा और रिटेंट बढ़ेगा। यानी इस प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, रिटेंट फॉर्म कर रहा है, यानी प्रोडक्ट घटेगा कब, तो आपका जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे आर से पी रिएक्शन था, तो पी को घटाना है और आर को बढ़ाना है, मतलब सिस्टम कहाँ मूव करेगा, सिस्टम मूव करेगा बैकवर्ड। ठीक है। यानी इस केस में आपका इक्विलिब्रियम का यानी आपका जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो होगा बैकवर्ड, होगा बैकवर्ड। तो डायरेक्शन रिएक्शन क्या होगा, वो होगा बैकवर्ड। ठीक। ये रहेगा आपका डायरेक्शन, से पता करते हैं। अब ध्यान देना, इसमें अलग अलग केसेस होता है, सारे केसेस को आपके सामने स्टडी कर लेता हूँ। तो ध्यान देना, value of q, value of q and direction of reaction in different cases। ठीक है। तो value of q and direction of reaction in different cases। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट केसेस। ठीक है। ध्यान देना, आपका जो k है, यानी जो k क्लोन होता है, ये बेसिकली एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी k क्लोन का एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है। और जो पॉजिटिव वैल्यू होता है k का, ये 0 से बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं के का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी और जीरो के बीच में कहीं हो सकता है, के का वैल्यू इन्फिनिटी और जीरो के बीच में कहीं हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि के का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, जिसका वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कहीं हो सकता है। ठीक। और आपके सामने हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक। क्या रिएक्शन क्या आपके पास है, ए प्लस टू बी गिव सी प्लस डी। क्या है, ए प्लस टू बी गिव सी प्लस डी, ए प्लस टू बी गिव सी प्लस डी। ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो क्यू होगा, क्यू क्या होगा जी, क्यू बहुत सिंपल है, क्यू क्या होगा, सी डी, यानी concentration of C into concentration of B divided by concentration of A and concentration of B का स्क्वायर। ये हो गया आपका Q का एक्सप्रेशन, ये हो गया Q का एक्सप्रेशन। ठीक। अब ध्यान देना, जब वो इतना से समझ आ चुका है तो पहला केस ले रहा है, फर्स्ट केस ए लिया जा रहा है। फर्स्ट केस ए क्या लिया जा रहा है, यानी फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं कि when any of the reactant sorry when concentration of any of the product is zero, जब किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे सी और डी, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू लिया हुआ स्मॉल ए, लेकिन जो सी और डी का वैल्यू क्या जीरो जीरो है। तो इस केस में जो क्यू होगा, क्यू हो जाएगा जीरो। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो लिया गया है तो क्या क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि के क्या होता है, के जीरो से बड़ा होता है। आपको पता है कि के जीरो से बड़ा होता है और क्यू का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो क्यू जीरो है और के क्या है, के इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में आपको पता है कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि क्यू का वैल्यू
क्यू का वैल्यू के से छोटा हो जाएगा, क्यू का वैल्यू लेस देन के हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, क्यू का वैल्यू क्या होगा, लेस देन के हो जाएगा, क्यू का वैल्यू लेस देन के हो जाएगा। ठीक, अब क्यू का वैल्यू अगर लेस देन के हो जा रहा है, ठीक, इसका मतलब आपका सिस्टम कहाँ मूव करेगा, सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड, सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड। यानी आपको पता चल गया कि इस रिएक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड के साइड होगा, इधर होगा। यानी आप क्या लिखोगे, यानी प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो आप मानते हैं कि आपका रिएक्टेंट अगर एक्स अमाउंट कंज्यूम होता है, तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि ए से अगर एक्स ब्रेक कर रहा है, हम एज्यूम कर ए से अगर एक्स ब्रेक करेगा, तो बी से कितना टूटेगा जी, तो चूंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ए का 1 है और बी का क्या 2 है, ए का 1 है, बी का क्या है 2 है। ठीक है, तो अगर अगर ए 1 कंज्यूम होगा तो बी क्या होगा 2 कंज्यूम होगा। इसका मतलब अगर ए एक्स कंज्यूम होगा तो बी कितना कंज्यूम होगा 2x कंज्यूम होगा, तो बी 2x का कंज्यूम होगा। ठीक है, और सीओडी कितना बनेगा, तो सीओडी का कोएफिशिएंट चूंकि 1 1 है, तो यहाँ पे जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही क्या होगा सीओडी बनेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा सी एक्स बनेगा और डी एक्स बनेगा। तो हम ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं, यानी इसको हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट में माइनस किया गया है, प्रोडक्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या किया है, ऐड किया गया है। जब भी किसी भी रिएक्टेंट का, सॉरी, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, जीरो हो, इसका मतलब आपका क्यू जीरो है, तो सिस्टम हमेशा मूव करेगा फॉरवर्ड। यानी आप जो एक्सप्रेशन लिखोगे इक्विलिब्रियम का, उसमें रिएक्टेंट में कुछ घटेगा, आपके रिएक्टेंट में से कुछ घटेगा और प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा। जैसे इस केस में हम रिएक्टेंट में एक्स घटा दिए, ठीक है, और प्रोडक्ट में एक्स उसके अकॉर्डिंग फॉर्म कर चुका है। ठीक है, तो पहला केस ले लें। अगर मान लेते हैं इसी केस में अगर ऐसा होता कि आपका सी और डी में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगले केस में क्या लिए हैं कि आपका ए बी सी डी में हम एज्यूम करें कि डी का बी है और ए और बी वो ए है और डी का बी है, लेकिन तब भी क्या सी जीरो है, तो सी जीरो तो ऊपर ऊपर रेशियो में सी कहीं ना कहीं आएगा। आपके क्यू का एक्सप्रेशन में क्या था, तो क्यू के एक्सप्रेशन में आपका सी और डी दोनों कॉन्सेंट्रेशन था, तो अगर सी जीरो होगा तब भी क्या होगा, तब भी आपका क्यू जीरो होगा। यानी इस केस में भी क्या है, क्यू जीरो है और क्यू जीरो, और तो क्या होगा, क्योंकि के का वैल्यू पॉजिटिव होता है, के का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा, के से कम होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, के से कम होगा। अब क्यू का वैल्यू अगर के से कम है तो सिस्टम काम होगा, मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन लिखते हो तो क्या होगा, यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखेंगे, यानी रिएक्टेंट कुछ घटेगा, यहाँ पे ए माइनस 2x होगा और यहाँ पे सी एक्स बनेगा, और चूंकि डी पहले से बी है तो बी में एक्स ऐड कर ले, बी में आप एक्स को ऐड कर ले, बी में आप एक्स को ऐड कर ले। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इस केस में कैसे लिखना आपको। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट अगर जीरो होता है उस केस में सिस्टम हमेशा फॉरवर्ड मूव करेगा, बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि सिस्टम फॉरवर्ड लिखना आपको। ठीक है, बता दो ना, केस टू ले रहे हैं। जब भी आपका रिएक्टेंट कोई जीरो होगा, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज जीरो, उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान देना, क्योंकि क्यू के एक्सप्रेशन में क्या होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है, तो नीचे रिएक्टेंट होगा, तो नीचे का रिएक्टेंट कोई ना कोई जगह जीरो होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर पी बाई आर के रेशियो में नीचे का जीरो कर लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी क्यू का वैल्यू होगा इनफाइनाइट। अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव वैल्यू और क्यू इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब क्या है, क्यू का वैल्यू कैसे बड़ा हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कैसे बड़ा हो जाएगा, अरे क्यू से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम कुछ बैकवर्ड मूव करेगा, यानी कुछ आपका अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट है वो घटेगा और रिटर्न कुछ फॉर्म करेगा। इन इस केस में अगर मान देते हैं कि पहले केस में क्या करें, ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कुछ कंज्यूम होगा, यानी प्रोडक्ट में कुछ घटेगा, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखोगे और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म करेगा, तो बी का अमाउंट बनेगा, चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2s बन जाएगा, और ए का वैल्यू एक्स, एक ए का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे एक्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इस तरह से लिखना हमको है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मानते हैं कि आपका, अगर आपका इसमें ए कुछ है लेकिन बी अभी जीरो है, तो अगर बी अभी भी जीरो है तो बी को ही हम जीरो मान रहे हैं, इसका मतलब क्या, फिर से क्या क्यू होगा इनफाइनाइट, तो क्यू का वैल्यू कैसे फिर से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब फिर से आपको रिएक्शन बैकवर्ड लिखना है।
तो यहाँ पे a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, यहाँ पे b हो जाए 2s, और चूंकि a ऑलरेडी b था उसमें x ऐड कर देंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा b प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब को सोचना था। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि नहीं कोई प्रोडक्ट जीरो हो और ना ही कोई रिटर्न जीरो हो, मतलब कोई अगर जीरो ना हो, ना ही प्रोडक्ट में ना ही रिटर्न, तो क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि इस थर्ड में क्या बोला गया है कि a प्लस 2b गिव c प्लस d। इस रेशियो में बोला गया कि सबका वैल्यू 1 1 लेते हैं, सबका वैल्यू 1 1 लेते हैं, 1 1 1 1। उसके इसमें q क्या हुआ? तो q बेसिकली रेशियो था, q क्या था आपके पास? तो q था बेसिकली c d बाई a एंड b का स्क्वायर। इसमें 1 1 पुट करो तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यार इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा q1 से q k से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे q और k के वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो q के से छोटा होगा तो उसके इसमें क्या बोलोगे? आपका सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड। क्या मूव करेगा? अरे q के से छोटा होगा तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा? तो उसके इसमें ये मूव करेगा फॉरवर्ड। और q के से बड़ा होगा सिस्टम कहाँ मूव करेगा? आपका बैकवर्ड। कहाँ मूव करेगा? बैकवर्ड। ठीक, ये ध्यान दोगे आप लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख, अगर मान लेते हैं k का वैल्यू 16 है, k का वैल्यू 16 है, तो उसके इसमें क्या था? q के से छोटा है, यानी इसके उसमें क्या होगा? सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यानी कहीं ना कहीं रिटर्न कंज्यूम हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और अगर मान लेते हैं k का वैल्यू अगर 1/4 होता है तो q का वैल्यू क्या है? 1 है। तो इस केस में क्या है? q का वैल्यू k से बड़ा हो गया है, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, यानी यहाँ पे लिखोगे ऐसा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स। ठीक है, यानी आपको इससे आपको डायरेक्शन चूज करना है, इससे आपको डायरेक्शन चूज करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलोगे यहाँ तक समझ में? यहाँ तक किसी दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अभी तो इसका इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन ये चलो, SO3 प्लस NO2 गिव्स, सॉरी यहाँ पे लिए तो SO2 कर लो, इसको आप SO2 कर लो। SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO। ठीक है, अब बोला गया टाइम जीरो पे, बिगिनिंग पॉइंट पे आपका वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, और बोला गया इस इक्वेशन का जो KC है वो KC दिया हुआ है, KC है 16। तो आपको पता क्या करना है, जब टाइम इक्वलिब्रियम पहुंच जाएगा उस टाइम इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालना आपको। फास्ट इसको सॉल्व करेंगे आप लोग फटाफट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, चूंकि आपको दिख रहा है इसमें क्यू का वैल्यू निकाल ले, तो क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? तो क्यू का वैल्यू आपको आ रहा है 1 आ रहा है, यानी इसके इसमें क्यू क्या है? क्यू के से छोटा हो गया, तो यानी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कुछ रिटर्न कंज्यूम होगा और कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। और उसको केसी का एक्सप्रेशन पुट करो तो क्या होगा? एक्स बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा, का स्क्वायर होगा, का वैल्यू हो जाएगा केसी, यानी 16 हो जाएगा, यानी एक्स बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा 3/5। तो और चूंकि सॉरी चूंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि 1 ऑलरेडी था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे उसको 1 हमको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने से देखो वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक कर लेता हम लोग। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 4x
सर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते क्या? डायरेक्ट कैसे, क्या बोल बच्चा? मतलब प्रोडक्ट में 1+x नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं आप 1 प्लस। जैसे x लेकर, आप जैसे x लेकर किए नहीं तो नहीं हम नहीं नहीं नहीं, वहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, वहाँ 1+x ही लिखना है, वहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, वहाँ 1 को मैं देखा नहीं था, ठीक है ना, तो 1 आपको लिखना है, 1+x लिखना आपको, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 - 4x, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3/5, यहाँ से भी x का वैल्यू कितना 3/5 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2/5 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 बचेगा, यहाँ पे 2/5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 + 2/5 कितना होगा, सॉरी 1 + 3/5 कितना होगा, 8/5, 8/5, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है इसमें कैसा अप्रोच करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, डायरेक्शन पता करने में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं, No, sir. ठीक है।